इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी बसंत बुक पाठ 5 क्या निराश हुआ जाए। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में बताया गया है कि आपके विचार से, और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि लेखक का यह स्वीकार करना कि लोगों ने उसे धोखा दिया है, यह उसकी पीड़ा को दर्शाता है, मगर फिर भी वह निराश नहीं है। उसका मानना है कि समाज में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदार है। यदि वह अपने धोखे के बारे में समाज में बात करेगा तो वह उन लोगों का भी अपमान कर देगा जो ईमानदार है। उसे समाज में सुधार की उम्मीद है, इसी कारण वह निराश नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का उत्तर कुछ इस तरीके से ही देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और अपने कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी 2 घटनाओं के बारे में बताना है जो कोई बिना लालच के कोई भी व्यक्ति किया हो। तो 2 घटना के बारे में चर्चा करना है। तो विद्यार्थी चाहे तो स्वयं भी बनाकर लिख सकते हैं, और मेरे अनुसार से लिखना चाहे तो मैंने तो काफ़ी लंबा बना दिया है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में 1 नंबर में मैंने बनाया है कि अड़चने भी डिगा नहीं पाई, शिक्षिका का हौसला, सहयोगियों का मिला भरपूर सहयोग। यह नोएडा की बात है, ग्रेटर नोएडा दिल्ली में है। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे। इसके बाद एक और घटना आएगा, उसको भी हम लोग बना देंगे। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, जहां एक और शिक्षा का व्यापार करके लोग रात दिन अपनी जेब भरने में व्यस्त है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम अड़चनों के बावजूद मानसिक व शारीरिक रूप से असहाय बच्चों की सेवा करते हुए उनके जीवन में ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। ऐसी ही शिक्षिका सलारपुर स्थित बचपन डे केयर की सीमा पांडे है। यह दिसंबर 2006 में लखनऊ निदेशालय विकलांग विभाग की ओर से स्थापित बचपन डे केयर में सीमा ने बतौर शिक्षिका का काम शुरू किया था। उस समय वहां एक और ऑर्डिनेटर और 2 अन्य शिक्षिकाएं भी कार्यरत थी, लेकिन वर्ष 2007 से फंड की कमी और लखनऊ निदेशालय की ओर से सेंटर को बंद किए जाने के आदेश के बाद धीरे धीरे अन्य स्टाफ नौकरी छोड़ गया। सीमा ने हिम्मत नहीं हारी, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के हक को लेकर वे विभागीय अधिकारियों के सामने भी डटकर खड़ी हो गई। तब से वे अकेले ही शिक्षिका व प्रभारी का कार्य संभालते हुए 25 से अधिक बच्चों के जीवन में ज्ञान की ज्योति जला रही है। यह सीमा और उनके सहयोगियों का साहस ही था कि उनके निरंतर प्रयास से विभाग के डायरेक्टर A.K. बरनवाल ने 2008 से 9 तक सेंटर चलाने की लिखित अनुमति दे दी। सीमा बताती है कि डायरेक्टर के आदेश के आधार पर उन्होंने बैंक में जमा फंड में से सेंटर और वाहन के किराए का भुगतान कर दिया, लेकिन कुछ विभागीय अधिकारी फंड होते हुए भी बच्चों पर खर्च किए जाने वाली राशि के आवंटन में रोड़े अटका रहे हैं। अब अधिकारियों ने सेंटर बंद कराने का नया दांव खेला है। पिछले 7 महीने से पूरे स्टाफ की तनख्वाह यह कहकर रोकी हुई है कि जो पैसा सेंटर और वाहन के किराए में खर्च हुआ उसके बदले में तनख्वाह काटी जा रही है। इसके बावजूद सीमा सहित अन्य स्टाफ पूरी निष्ठा के साथ बच्चों की देखभाल में व्यस्त है। सीमा का कहना है कि इन बच्चों को पढ़ाने और इनकी देखभाल करने से
एक अलग सुकून मिलता है और जितना हो सकेगा मैं इन बच्चों के लिए प्रयास करूंगी। ये बात सीमा ने बोली है। तो इस तरीके से समाचार पत्रों या अखबारों के माध्यम से लिखना था। इसी में दो बनाना था, तो एक जैसा कि देख लिए हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग लिखेंगे कि गरीब बच्चों के लिए समर्पित जीवन। नोएडा के सेक्टर 12 में पिछले 19 वर्ष में एक महिला शिक्षक अनाथ व गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है। शिक्षा देने वाली इस महिला ने बच्चों को खातिर अपना घर तक नहीं बसाया। हर साल यहाँ पर आने वाले अनाथ बच्चों को साक्षर बनाना उसके जीवन का उद्देश्य बन गया है। शिक्षक होने के बावजूद भी उनके प्रेम, लगाव और व्यवहार की वजह से ही बच्चे उन्हें माँ कहते हैं। 37 अनाथ बच्चों के इस बसेरे को बसाने वाली और बच्चों को शिक्षा दे रही अंजना राजगोपाल ने अभी तक शादी नहीं की। यह प्रेरणा औरों के लिए भी काम कर गई कि आज गरीब और बेसहारा के लिए साई कृपा की ओर से सेक्टर 41 और सेक्टर 135 में स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें आने वाले सभी 18 शिक्षक बिना किसी परिश्रमी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान दैनिक 5 सितंबर 2009 दिल्ली संस्करण टिप्पणी समाचार वन हेतु। यह जो बात बताया गया है वह हिंदुस्तान दैनिक अखबार का है और 5 सितंबर 2009 की घटना है। इस तरीके से यहाँ और भी है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखिए उत्तर, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बताया गया है कि लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिससे किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। तो आप चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं। अगर मेरे तरीके से लिखना चाहे तो इसका उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आज समाचार पत्रों में नकारात्मक घटनाओं, हिंसा, लूट, मारपीट आदि की घटनाओं को प्रमुखता से तथा चढ़ा बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इन समाचार पत्रों में किसी की निस्वार्थ भलाई करने की घटनाएं कभी कभी छपती है। ऐसा नहीं कि समाज में ऐसी घटनाएं घटती ही नहीं है, ऐसी घटनाएं होती तो है, पर वे यदा कदा ही प्रकाश में आ पाती है। ऐसे ही एक घटना का वर्णन मैं कर रहा हूं जो सत्य है तथा मेरे आसपास से ही जुड़ी है। तो इसी तरीके से बनाना है जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए बनाया है। प्रतिभा कब, कहाँ, किस रूप में पैदा होती है इसका अनुमान लगाना कठिन है। मेरे पिताजी के एक मित्र है जो खेती करके अपना गुजारा मुश्किल से कर पाते हैं। उनका बड़ा बेटा शुरू से ही पढ़ाई में बड़ा होनहार है। 10वीं में उसने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 11वीं में विज्ञान विषय से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। विज्ञान की पढ़ाई खेती के सहारे पूरी कर पाना संभव न था, फिर भी जैसे तैसे तथा छात्रवृत्ति के, इसके बाद लिखेंगे हम लोग, छात्रवृत्ति के सहारे उसने 12वीं की परीक्षा 92% अंकों से उत्तीर्ण की। आईआईटी की परीक्षा के लिए उसने फॉर्म भर दिया था, उसका चयन भी हो गया, पर उसके पिताजी आईआईटी की फीस देने में सर्वथा असमर्थ थे। बच्चे के भविष्य का सवाल था। मेरे पिताजी ने अपने एक एनआरआई मित्र से फोन पर इस बारे में बात की। सारी बातें जानकर उन्होंने आईआईटी का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेते हुए 1 लाख रुपए पिताजी के पास भेज दिए, जिसे लेकर पिताजी उसका प्रवेश दिलाने चले गए। संयोग की बात है कि उसका 4.5 साल का पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले ही अमेरिका का एक कंपनी ने अच्छा वेतन देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किंतु अपने घर वालों के साथ पिताजी और उनके मित्र के इस भलाई के कार्य हेतु कृतज्ञ पूर्वक याद करता है। तो इस तरीके से आपको भी बनाना है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया पर्दाफाश। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि पर्दाफाश में क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया हो। इस पर्दाफाश के पीछे किसी के दोष को सुधारने का उद्देश्य न होकर उसकी बदनामी कराना हो। इसके अलावा इस पर्दाफाश के पीछे किसी की भलाई का लक्ष्य न हो, किसी संस्था या प्रतिष्ठान को बदनाम करना हो, सत्यता को बिना जाने समझे लोगों के सामने लाना, अपने निजी वैमनस्यता या बदला लेने की भावना हो।
तथा स्वयं की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने की इच्छा हो तथा अपने चैनल आदि की प्रसिद्धि बढ़ानी हो। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में हम लिखेंगे कि आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता है क्योंकि इनको पढ़कर या देखकर व्यक्ति जागरूक हो जाए, वे अपराधियों या दोषियों से बच सके तथा अपने आसपास घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दे। इन कार्यक्रमों की सार्थकता तभी है जब इन पर्दाफाश करने वाले कार्यक्रमों के पीछे सच्चाई, ईमानदारी तथा जन कल्याण की भावना छिपी हो। यदि इनके पीछे स्वार्थ, धनोपार्जन या चैनलों की प्रसिद्धि बढ़ाने की लालसा छिपी हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कारण बताइए, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता या पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नंबर 1, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 1 नंबर का उत्तर में यहाँ पे परिणाम का अर्थ बताया गया है, लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी, चारों ओर झूठ का बोलबाला होगा। इसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि झूठ और फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे परिणाम क्या होगा कि ईमानदारी लुप्त होती जाएगी तथा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसके बाद 3 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे परिणाम क्या होगा कि लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर लिखना था। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 2 लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा है। इससे पहले कि आप एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। तो इसका उत्तर तो विद्यार्थी स्वयं ही कर सकते हैं, जो बस का यात्रा होता है उसकी कल्पना कर कर, अन्यथा मेरे तरीके से लिखना चाहे तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसका उत्तर में यहाँ पे बताया गया कि 2 लेखक और बस यात्रा। उत्तर 2 लेखक और बस यात्रा, इसमें पहले पाठ में लेखक हरिशंकर प्रसाद द्वारा अपनी बस यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें बस खराब होने के कारण वे समय पर गंतव्य तक पहुंचने की आशा छोड़ देते हैं। इस पाठ में लेखक यात्रा करते हुए कुछ नया एवं अलग अनुभव करता है। ये दोनों लेखक जब मिलते तो कुछ इस तरह बातचीत करते। तो देखिए यहाँ पे हरि बोलता कि नमस्कार भाई हजारी, कहो कैसे हो। तो हजारी बोलते कि नमस्कार, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम अपनी सुनाओ, कुछ सुस्त से दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। इसके बाद हरि क्या बोलता, तो हरि बोलता भाई क्या बताऊं, परसों मैंने एक बस से यात्रा की जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, उसकी थकान अब तक नहीं उतरी है। हजारी बोलता क्या उस बस में सामान रखने की जगह नहीं थी या सामान ज्यादा था जिसे लेकर तुम बैठे रहे। इसके बाद हरि बोलता यार मेरे पास सामान तो था नहीं, वह बस बिल्कुल टूटी फूटी खटारा थी, वह किसी बुढ़िया जैसी कमजोर तथा जर्जर हो रही थी। तो हजारी बोलता टूटी फूटी बस थे, थकान कैसी, तुम तो सीट पर बैठे थे ना। तो हरि बोलता कि मैं तो सीट पर बैठा था, पर जब बस स्टार्ट हुई और चलने लगी तो पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी, लगता था कि हम इंजन पर बैठे हैं। बस का खिड़कियों के कांच टूटे थे, जो बच्चे थे वो भी गिरकर यात्रियों को चोटिल कर सकते थे। मैं तो खिड़की से दूर बैठ गया। 8-10 मील चलते ही हम टूटी सीटों के अंदर थे, पता नहीं लग रहा था कि हम सीट पर है या सीटें हमारे ऊपर है। इसके बाद हजारी क्या बोलता, देखिए यहाँ पे इसी तरीके से संवाद बनाना है। तो हजारी बोलता क्या तुम अपने गंतव्य पर समय से पहुंच गए थे। तो हरि बोला ऐसी बस से भला समय पर गंतव्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, बस रास्ते में 10 बार खराब हुई, उसकी लाइट भी खराब हो गई थी। मैंने तो यह सोच ही लिया था कि जिंदगी ही इसी बस में बीत जाएगी। मैंने तो गंतव्य पर पहुंचने की आशा छोड़कर आराम से मित्रों के साथ गपशप करने लगा। तुम अपनी सुनाओ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। अब इसके बाद हजारी की बारी है। देखिए हजारी की बारी है तो हजारी क्या बोलते हैं कि मित्र मैंने भी तो कल बस की यात्रा की थी और मेरी भी यात्रा अविस्मरणीय है, पर तुम्हारी यात्रा से अलग है। यहाँ पे यात्रा होगा
तो हरि बोलते हैं कैसे? तो हजारी बोलते हैं कि मैं बस में अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था कि एक सुनसान जगह पर हमारी बस खराब हो गई। तो इसके बाद हरि बोलते हैं कि सुनसान जगह पर क्या हुआ? बस को लुटेरों ने लूट लिया। तो हजारी बोलते हैं नहीं, हमारे बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर चलता बना। तो हरि बोलते हैं चलता बना? कहाँ चला गया वह? कहीं वह लुटेरों से तो नहीं मिला था। तो हजारी बोलते हैं देखिए इसी तरीके से कहानी बनाना है। तो हजारी बोलते हैं मित्र सभी यात्री तो ऐसा ही सोच रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को अलग ले जाकर बंधक बना लिया कि यदि लुटेरे आते हैं तो पहले इसे ही मार दे। हरि बोलता है फिर क्या हुआ? क्या लुटेरे आ गए? के बाद इसी में अभी और लिखेंगे। हजारी बोलता है नहीं, लुटेरे तो नहीं आए, पर कंडक्टर दूसरी बस लेकर आया, साथ में मेरे बच्चे के लिए दूध और पानी भी लाया। उस बस से हम भी 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पहुंच गए। तो हरि बोलता है बहुत अच्छा कंडक्टर था वह, तो ऐसे कंडक्टर कम ही मिलते हैं, पर उस ड्राइवर का क्या हुआ? हजारी बोलता है कि हम सभी ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफी मांगी, हमने उसे समझने में भूल कर दी थी। तो हरि बोलता है कि मित्र हम सभी इंसान हैं, जाने अनजाने में हमसे भी गलतियां हो जाती है, हमें सभी को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो इसके बाद हजारी क्या बोलता है कि मित्र यह हमारा दोष नहीं है, समाज में गिरते मानवीय मूल्यों का परिणाम है, यह हर किसी को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा है। हरि बोलता है अच्छा है, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, नमस्कार। तो हजारी भी बोलते हैं नमस्कार। तो इस तरीके से संवाद को बनाकर लिखना था। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया सार्थक शीर्षक और 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो सार्थक शीर्षक का क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि आज हिंसा, भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती, घटते मानवीय मूल्य से जो माहौल बन गया है उसमें आदमी का निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में भी लेखक निराश नहीं है तथा वह चाहता है कि दूसरे भी निराश न हो, इसीलिए उनसे भी पूछना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इनका अन्य शीर्षक होगा नया सवेरा या बनो आशावादी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बताया गया है कि यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई भी विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव के कारण भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि लेखक समाज से ही पूछना चाहता है कि क्या निराश का वातावरण पूरी तरह बन गया है। यदि लोगों का जवाब हाँ होगा तो उन्हें निराश त्यागने की सलाह देगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको हम लोग लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट देकर बताया गया है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे आदर्श की बात में बताया गया है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत ही कठिन है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जैसे हम कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आखिर कितने लोग इसका पालन करते हैं? जरा सा अधिकार मिलते ही व्यक्ति भाई भतीजावाद या आधा घंटे रेवड़ी पुनी पुनी अपने को देय की नीति अपनाने लगते हैं। हाँ, जिनके हाथ में कुछ नहीं होता वे ईमानदारी का राग जरूर अलापते हैं। वास्तव में ईमानदारी का पालन करते समय हमारी स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति सामने या आड़े आ जाती है। आप इसको किसी और दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखेंगे। तो चलिए आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया सपनों का भारत, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि मेरे विचार में हमारे मनुष्यों ने उस भारत का सपना देखा था जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध
जैन आदिम विभिन्न धर्मों एवं मतों को मानने वाले मिलजुल कर रहे, उनके बीच आपसी सौहार्द हो, वे एक दूसरे को भाईचारा, प्रेम तथा बंधुत्व बनाए रखे। भारत प्राचीन काल से विश्व के लिए आदर्श था और वह भविष्य में भी अपना आदर्श रूप बनाए रखे। लोग भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपनाना तथा इसे बनाए रखे। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना दिया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों के भारत में सभी स्वास्थ्य, निरोग, शिक्षित, संपन्न तथा ईमानदार हो। वे जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरों के साथ प्रेम तथा सद्भावना से रहे। यहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगार, बेकारी, गरीबी तथा अशिक्षा का नामों का निशान न हो। इस देश को आतंकवाद, सांप्रदायिकता से मुक्ति मिले। देश में विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधों की विकास हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्धि हो। यहाँ ज्ञान विज्ञान की इतनी उन्नति हो, उन्हें विश्व गुरु बन जाए। इसके बाद भाषा की बात यहाँ पे बताया गया है और बोला गया है इसमें कि जो द्वंद्व समास है, आप पढ़िएगा इसको, जो द्वंद्व समास है उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि पाठ से द्वंद्व समास से 12 उदाहरण देना था, जैसा कि आरोप्य, प्रतिरोप, कायदे कानून, काम, क्रोध 3 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दया, मोह, लोभ, मोह, सुख, सुविधा, यहाँ पे माइनस दीजिएगा, झूठ, फरेब, मारने पीटने, गुण, दोष, लेन देन, भोजन, पानी, सच्चाई, ईमानदारी 12 हो गया। आप गिन लीजिएगा, वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी उत्तर बता दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया, अंतिम क्वेश्चन है कि पाठ से तीनों प्रकार के संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गांधी, तिलक, भारतवर्ष, मदन मोहन मालवीय, कृषि, वाणिज्य इत्यादि। और जातिवाचक संज्ञा में नौजवान, डाकू, महिला, रेलवे स्टेशन, हिंदू, मुसलमान, समाचार पत्र, मनीषी, बच्चे, यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि। और भाववाचक संज्ञा चिंता, ठगी, डकैती, चोरी, तरक्की, मूर्खता, ईमानदारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दया, धोखा, खराबी इत्यादि। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में पार्ट 5 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6, यह सबसे कठिन समय नहीं, के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।